नमस्कार दोस्तों। एसएसआर केस एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है और इस पर काफ़ी लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अब फिर से बीजेपी ने एसएसआर के नाम की चर्चा तो शुरू करा दी, लेकिन इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अब बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी बयान सामने आया है। मॉर्चरी के कर्मचारी रूप कुमार शाह के बयान के बाद अब चीज़ें फिर से चर्चा में तो आ गई, लेकिन क्या सीबीआई या एसआईटी इससे केस में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दिखा पाएगी, ये वक्त ही बताएगा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत के नाम की चर्चा होते ही बयान दिया है कि हम सुशांत केस को 15 दिन में सॉल्व कर देते। उन्होंने कहा कि जब बिहार पुलिस की टीम मुंबई गई तो मुंबई पुलिस का रवैया बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था। उन्होंने जांच में मदद करना तो बहुत दूर की बात है, जांच में जानबूझकर रुकावटें पैदा की। और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि मुंबई पुलिस के अधिकारी हमसे कुछ छिपा रहे थे। मुंबई पुलिस ने हमें केस से जुड़े डॉक्यूमेंट तक नहीं दिए और जो डॉक्यूमेंट दिए वो भी आधे अधूरे। पांडे जी ने कहा कि बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जब मुंबई गए तो उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर हाउस अरेस्ट कर दिया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हमारी टीम को ना तो मुंबई पुलिस ने सपोर्ट किया और ना ही उन्हें जांच का टाइम मिला, लेकिन फिर भी टीम ने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में पता कर लिया था। आज जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसलिए कि सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने जांच ईमानदारी से नहीं की। गुप्तेश्वर पांडे का बयान एसएसआर जांच में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े अधिकारी रहे हैं और केस का कहीं ना कहीं हिस्सा भी थे। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस टीम को क्यों सहयोग नहीं किया, ये एक जांच का विषय है। मुंबई पुलिस किसके इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही थी और कौन था वो इंसान जो पूरी मुंबई पुलिस को अपने कंट्रोल में रखे हुए था। इतने बड़े डिपार्टमेंट को दो ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो वो जिसके अंडर ये पूरा डिपार्टमेंट काम करता है, यानी महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री या महाराष्ट्र सरकार, या कुछ ऐसे लोग जिनके संबंध देश के बड़े बड़े नेताओं से है और खुद वो लोग करोड़पति अरबपति हैं। और इस केस में ये दोनों ही लोग इन्वॉल्व हैं। डायरेक्ट बड़ी मछली पर हाथ नहीं डाला जा सकता, ये एक सच्चाई है, वो भी तब तक जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। बेबी पेंगुइन या उसके बाप से डायरेक्ट पूछताछ नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने पर ये लोग यही बोलेंगे कि इनके साथ में राजनीति की जा रही है या इन्हें राजनीतिक बदला लेने के लिए फंसाया जा रहा है। इसलिए शुरुआत छोटी मछली से करी जाए तो सबूत भी मिल जाएंगे और केस भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। छोटी मछली कौन कौन है? सबसे पहले पोस्टमार्टम करने वाली टीम, जो डॉक्टर्स की टीम थी। इसके बाद जांच करने वाले पुलिस के जो अधिकारी थे, जो पुलिस टीम के मेंबर थे, वो लोग। इन लोगों को बुलाकर तसल्ली से पूछताछ की जाए तो सब कुछ सामने आने में देर नहीं लगेगी। और अगर इन्हें बुलाने से भी डर लगता है तो इनकी जून 2020 से अगले 3-4 महीने की जो कॉल डिटेल्स थी उसको निकाल के उसकी जांच की जाए। जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो डॉक्टर्स की टीम है, इन दोनों की जो कॉल डिटेल है उसकी जांच की जाए। इस केस की एक एक सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन सच्चाई किसी को पता करनी ही नहीं है। बस बंदर की तरह गुलाटी मार के ये शो किया जाएगा कि देख लो हम मेहनत कर रहे हैं। एसएसआर केस के समय जब केस मुंबई पुलिस के पास में था, उस समय कथित रूप से यह भी कहा जाता था कि परमबीर सिंह महेश भट्ट के संपर्क में था और उसे पल पल की खबरें दे रहा था। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पूर्व पुलिस कमिश्नर और महेश भट्ट क्या सच में एक दूसरे के संपर्क में थे और क्यों महेश भट्ट जो है केस से जुड़ी अपडेट ले रहा था, उसका इस केस से इतना इंटरेस्ट क्यों था। सुशांत की हत्या के बाद सीबीआई ही इस केस से नहीं जुड़ी थी, बल्कि ईडी और एनसीबी ने भी इस केस में एंट्री मारी थी। ईडी ने बहुत लंबी पूछताछ की सभी लोगों से, लेकिन एनसीबी का जब हवा मचा तो ईडी चुपके से कहाँ निकल गई, ये किसी ने भी गौर नहीं किया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी की जांच की थी, एसएसआर के बैंक अकाउंट्स की जांच की थी और अकाउंट्स में लाखों रुपए की हेरफेर की बातें भी उस समय सामने आई थी। कथित रूप से खुद ईडी ने भी इस बात को अपने खुद से स्वीकार किया था कि एसएसआर के अकाउंट से रिया के अकाउंट्स में पैसों का लेन देन हुआ था। उन बातों की सच्चाई क्या थी? ईडी ने रिया के गैजेट्स की भी जांच की थी, जैसे मोबाइल और लैपटॉप की, तो उनसे ईडी को क्या मिला ये कभी भी उसके बाद में पता चल ही नहीं पाया। उसका रिजल्ट क्या निकला ये आज तक सामने नहीं आया। ईडी ने जांच बीच में बंद क्यों कर दी? जांच बंद नहीं की तो जांच कहां तक पहुंची? किसी भी सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला।
ना सीबीआई से आज तक एक जांच पूरी हो पाई, ना ईडी से और ना ही ढंग से एनसीबी से। खैर, अब मॉर्चरी कर्मचारी के बयान के बाद एसएसआर की बहन ने मॉर्चरी कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूप कुमार शाह सुरक्षित रहें, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। एसएसआर की सिस्टर ने एक कॉल का भी जिक्र किया। जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई उससे अगले दिन एसएसआर की अपनी बहन प्रियंका से कॉल पर बात हुई थी। सुशांत ने कॉल पर कहा था कि ये गलत हुआ, अब वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सुशांत की बहन ने कहा कि कौन लोग? तो सुशांत ने कहा कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैं सब कुछ बता दूंगा। सुशांत की बहन प्रियंका ने कहा कि वो अपने खिलाफ हर रोज, हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ता रहता था। वो जानता था कि उनके खिलाफ उस तरह से जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को जानबूझकर पढ़ता था और इग्नोर करता था। वो अच्छे से जानता था कि इस सब को किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन सुशांत ने जैसे ही दिशा की मौत की खबर सुनी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो बार बार बोल रहा था कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैं सब कुछ बता दूंगा, ये लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सुशांत का प्रियंका से ये बातें कहना कि अपने आप में बहुत ज़्यादा शक पैदा करता है। कौन थे वो लोग जिनसे सुशांत को डर लग रहा था, और उससे भी बड़ी बात कि सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें बताने वाला था। 8 जून को दिशा की मौत बताई जाती है और 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था और सुशांत को कॉल पे ब्लॉक भी कर दिया था। कोई तो था जिसे पता था कि दिशा की हत्या के बाद एसएसआर उनकी पोल खोल सकता है, और यह भी पॉसिबल है कि एसएसआर का जो फ़ोन है वो टेप हो रहा हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो उसने अपनी बहन से बोली थी वो उन लोगों ने भी सुन ली या उनको भी किसी तरह पता चल गई। इसलिए जल्दबाजी में आधी अधूरी तैयारी के साथ सुशांत को रास्ते से हटाया गया। आधी अधूरी तैयारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केस में सुशांत के बाद बहुत सारी कमियां रह गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये जो केस है ये आत्महत्या का केस नहीं है। ये सामान्य आत्महत्या के केस को दबाने के लिए पूरा पुलिस विभाग, पूरी राज्य सरकार इस कदर अपनी पावर क्यों दिखा रही थी, ये अपने आप में शक पैदा करता है। बॉलीवुड से एक इतने फेमस एक्टर की मौत हो जाती है और 2-3 लोगों को छोड़कर पूरा बॉलीवुड इस कदर खामोश हो जाए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये भी जो है कुछ साधारण घटना नहीं हो सकती है। आत्महत्या की घटना थी तो बिहार पुलिस को आज़ादी से काम क्यों नहीं करने दिया? कुछ तो डर होगा ना जिसको बाहर आने से रोका गया। रिया पर आरोप लगना, रिया को मुंबई का सबसे महंगा वकील प्रोवाइड कराना, रिया को कुछ पुलिस ऑफिसर्स द्वारा सपोर्ट करना, एयू की कॉल, और सबसे बड़ी बात जो भांडवुड एसएसआर की मौत पर चुप था वो रिया जैसी सी ग्रेड एक्ट्रेस के जेल जाने पर कैसे बिलबिलाने लगा था, ये भी अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। वैसे सुशांत जो मुद्दा है ये फिर से चर्चा में आया तो रिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में साफ दिख रहा है कि वो जो है थोड़ा डर भी रही है, लेकिन वो तैयारी करके बैठी है। पोस्ट में लिखा है कि आप आग पर चले हो, बाढ़ से बचे हो, तो ये याद रखना जब भी अगली बार अपनी ताकत पर शक हो। यानी ये लोगों को संदेश दे रही है कि जैसे वो अपने टैलेंट से पहले आग और बाढ़ से बच गई, बस उसी हौसले को याद रखना है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिया के मन में कहीं ना कहीं डर तो है, लेकिन वो श्योर भी है कि उसका माई बाप उसको बचा लेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ दिनों में उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, या नेताओं द्वारा अपने घोटाले और वोट बैंक को बचाने के लिए एक बार फिर से एसएसआर के नाम का यूज किया जा रहा है, ये भी वक्त पे ही पता चलेगा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और एसएसआर की अपनी बहन से लास्ट कॉल पर बातें, क्या ये केस का आधार बनेंगे? अपनी राय जरूर देना। अभी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।